गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जो सेकेंड लॉ है, इट वॉज नॉट डिराइव्ड ऑन एनी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग। कोई भी ऐसे थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग की वजह से डिराइव नहीं हुआ था, बट इट इज़ प्योरली डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए हैं प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फिजिबल रहा और कैसे ये पॉसिबल हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें देखिए, सेकेंड लॉ से पहले जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ आया, और फर्स्ट लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। और उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से जो है सेकेंड लॉ आगे फर्दर टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। और वो ड्रॉबैक्स क्या थी, उन पे हम दोबारा से एक बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या कहता है कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो आपका एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड मीन्स व्हाट वी कैन से दैट डेल्टा ई ऑफ यूनिवर्स, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। कि जो कोई भी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रही है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ। उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है टोटली। तो जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स क्या रही, फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या रहेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर सपोज टू बॉडीज़ हैं, टू डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जिनका टेम्परेचर सपोज एक का टेम्परेचर 80 डिग्री है और एक का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो आपका हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर वन, एंड एज वेल एज फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू द हॉटर वन। ठीक है, बट हम सभी जानते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि हमेशा जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से ट्रांसफ़र होगी हीट, आपका हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और कब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि दोनों की दोनों बॉडीज़ अपने आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं हो जाती, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये जो है दिस विल बी द सिचुएशन कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस ईच। दूसरा क्या है, दूसरी लिमिटेशन थी कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ये फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, कन्वर्ट तो हो रहा है, हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है या वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट जो फिजिबिलिटी है प्रोसेस की कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। और हमें पता है जितने भी जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, जैसे अभी सपोज हमारे पास पहाड़ों से कोई पानी नीचे की तरफ आ रहा है, पहाड़ों से अगर पानी अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि जो अगर ऊपर है पानी पहाड़ों पे, तो दैट वाटर इज़ कंटेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ बीइंग
कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है एंड द प्रोसेस इज फिजिबल ऑल्सो, है ना। हमें पता है कि प्रोसेस ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि पानी नीचे से ऊपर चला जाए? तो भी तो हम यही कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है और पानी को जाना चाहिए, है ना, पानी नीचे से ऊपर चला जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो दिस वाज आल्सो द ड्रॉबैक ऑफ द यू कैन से दैट फर्स्ट लॉ, दैट feasibility of the process was not told by the first law, कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया उसने। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि देखिए जितना भी ऑल वर्क है, ऑल वर्क दैट कैन बी चेंज इनटू ऑल हीट, क्योंकि वो क्या है, जितना भी वर्क है वो हीट के अंदर चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हमने हैंड्स रब किए, हमने वर्क किया और वो हीट में कन्वर्ट हुआ, हैंड्स हमारे क्या हो गए, वार्म अप हो गए, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, हमने अपने आप से वो वर्क किया है और एज ए कॉन्सिक्वेंस हमें वो रिजल्ट मिला कि वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हमारे अगर गर्म हाथ हैं, क्या वो अपने आप से ऐसे रब होना शुरू हो जाएंगे? ऑल हीट कांट बी चेंज इनटू वर्क, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगा। ठीक है ना, वो क्या है, अपने आप से नहीं होगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी फर्स्ट लॉ की, इसी वजह से हमें सेकंड लॉ देना पड़ा। और सेकंड लॉ की बहुत सारी आप कह सकते हैं कि ये डेफिनेशंस और कंक्लूजन्स दिए गए हैं, और जो फेमस कंक्लूजन हैं दे वर गिवन बाय द टू साइंटिस्ट कैल्विन प्लैंक, जिनको हम बोलते हैं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लैसियस स्टेटमेंट। हालांकि ये दो स्टेटमेंट्स हैं बट दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दो अलग अलग से स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों, बट ये दोनों सेम ही बात कहते हैं। और वो क्या कह रही हैं, देखिए अभी तक हमने ये देखा है कि जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, भी क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल है, हम लोग इसी चीज़ की बात करते हैं नॉर्मली कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है, बट ये जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क। कि कोई भी ऐसा जैसे सपोज आप हीट इंजन ले लो या कोई भी इंजन की बात करें अगर हम, या कार्नोट साइकिल की बात करें, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जिसके अंदर हमें एफिशिएंसी 1 मिले। एफिशिएंसी 1 मिले इट मीन्स, जैसे देखिए अभी मैंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज सोर्स विच इज़ केप्ट एट ए कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर। अब यहाँ से हमने Q1 जो है हीट ड्रॉ की है, Q1 हीट हमने ड्रॉ की फ्रॉम द सोर्स विच इज़ केप्ट एट हायर टेम्परेचर, और वो हमने किसको दिया, इंजन को दिया। अब यहाँ से वर्क W परफॉर्म हुआ, दिस इज़ वर्क W परफॉर्म हुआ। वर्क W के अलावा कुछ तो वर्क W में कन्वर्ट हो गया और कुछ क्या है, Q2 इज़ अगेन द हीट विच इज़ गिवन टू द सिंक, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका हीट हमने Q1 ली थी दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर Q2 नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर रहता, दैट इज़ W। और W किसके इक्वल है, W किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अगर Q2 0 हो जाए तो W विल बी इक्वल टू Q1। ठीक है ना, इट मीन्स कि सारा का सारा वर्क जो है किसके इक्वल है, जितनी आपने हीट सप्लाई की है।
तो ये कहता है कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि जितनी आपको हीट मिली है उसको सारे के सारे को आपको वर्क के अंदर चेंज कर दे। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी 1 हो। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर एफिशिएंसी 1 होनी है तो यहाँ हमें क्लियर कट पता है कि अगर Q2 फैक्टर 0 होगा तब एफिशिएंसी 0 हो सकती है। Q2 कभी भी 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है 1 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जहाँ पे कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट जो है पॉसिबल हो इनटू द वर्क। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from the colder object to the hotter object। मैंने अभी पहले भी बताया कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्लैशियस, ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आप हीट ड्रॉ कर सकें फ्रॉम द कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट। पॉसिबल हो सकता है बट विद द हेल्प, और यू कैन से दैट विद द एड ऑफ द एनी एक्सटर्नल एजेंसी और द पंप, तब पॉसिबल हो सकता है, बट स्पॉन्टेनियसली अपने आप से पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ अपने आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कोल्डर बॉडी से आप हॉटर बॉडी के अंदर आप हीट ट्रांसफ़र कर सकें, स्पॉन्टेनियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो दोनों आपकी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों आपकी इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों का मतलब सेम ही है बिल्कुल, दे आर इक्वलेंट टू ईच अदर, और इनको हम इक्वलेंट प्रूव भी कर सकते हैं। इनको इक्वलेंट प्रूव कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने अगर इनको इक्वलेंट प्रूव करना है तो हम कंसिडर करके चलते हैं। मान लीजिए हमने क्लेविन स्टेटमेंट ली, क्लेविन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, हमने कहा कि ये वायलेट हो रही है। ठीक है, वायलेट हो रही है, और हमने क्या कंसिडर किया? एंड वी हैव कंसिडर एन इंजन which gives a continuous supply of energy or work by cooling the sink, below the lowest temperature of the surrounding। हमने इसको ऑलरेडी वायलेटेड लिया है, ठीक है ना, और हमने इसको वायलेटेड कैसे लिया है कि हमने एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल रही है, energy or the work you can say that by cooling the sink below the lowest temperature of the surrounding। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है, द मैकेनिकल एनर्जी वी आर ऑब्टेनिंग मे बी यूज टू रोटेट द कॉयल ऑफ द जनरेटर। अब वो क्या कर रहा है? जो आपका जनरेटर का कॉयल है उसको रोटेट करने के काम आ रहा है, एंड विच प्रोड्यूसेस फर्दर करंट। उससे हमें क्या मिल रहा है? करंट। अब अगर ये जो करंट हमें मिला है, इफ़ इट इज़ पास थ्रू ए रेजिस्टेंस कॉयल प्लेस्ड इन द हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी या जिसको आप सोर्स बोल रहे हैं, हॉट बॉडी के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस कॉयल प्लेस्ड है और वहाँ पे अगर हम उसको करंट को पास करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? करंट पास करेंगे रेजिस्टेंस कॉयल में से तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस्ड in the coil due to heating, it will be given to the source at the higher temperature। अब देखिए, हायर टेम्परेचर पे तो वो ऑलरेडी है सोर्स, और उसको ही आप आगे हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसको और हीट मिल रही है। इट इज़ बिकमिंग मोर हॉटर, इजंट इट? वो और ज़्यादा क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इट मीन्स अगर वो और ज़्यादा गर्म हो रहा है तो दिस इज क्लियरली द वायलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ एज स्टेटेड बाय द क्लैशियस। क्लैशियस ने क्या कहा था कि आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हीट। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने पहले ही क्लेविन की जो स्टेटमेंट है हमने उसको क्या मान के चले हम कि वो हमने वायलेट की है।
तो हमने वहाँ से कंसिडर किया कि हमने एनर्जी हमने सप्लाई की बाय कूलिंग द सिंक बिलो द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। और वहाँ से हमने क्या रिजल्ट हमें मिला है कि जो क्लैशेस की जो स्टेटमेंट है वो भी वॉयलेट हो गई है। इट मीन्स मोर और लेस बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्विलेंट टू ईच अदर। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी आपके केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में बहुत जगह पे आपका ये यूज़ हो रहा है, और ये एक तरीके से बेसिक और फंडामेंटल लॉ है जो आगे आपका बहुत सारे नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो सेकेंड लॉ है दैट रिस्ट्रिक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, क्योंकि इसने क्लियर कट बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हमें ये पता चल गया कि क्या पॉसिबल है, इजंट इट। हमें पॉसिबिलिटी पता चल गई ना कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।